वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्रीकाल। सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स के रिगार्डिंग आज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 545 ऑनवर्ड्स वी डील विद द अनपेड सेलर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे मेन और प्री के एग्जाम्स में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। अनपेड सेलर, हु इज़ एन अनपेड सेलर। तो सेक्शन 45 जो है बेसिकली इट गिव्स द डेफिनेशन दैट हु इज़ द अनपेड सेलर। तो इट क्लियर कट सेज दैट द सेलर ऑफ गुड इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। सेलर ऑफ गुड्स, जिस पर्सन ने गुड्स को सेल किया है हम उसको मान के चलेंगे कि वो अनपेड सेलर है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, अगर वो पर्सन ए या बी पॉइंट पे फॉल करता है। व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर, अगर पूरा प्राइस जो है वो अनपेड सेलर को नहीं पे किया गया, देन दैट मीन्स दैट ही इज़ एन अनपेड सेलर, क्योंकि उसको अभी गुड्स का प्राइस मिला ही नहीं है। बी पॉइंट में वर्ड यूज़ किया गया बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग, लाइक चेक हो गया और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन रिसीव्ड बाय द सेलर एज ए कंडीशनल पेमेंट एंड द कंडीशन ऑफ विच इट वॉज रिसीव्ड हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड बाय रीजन ऑफ द डिसऑनर। लॉ कहता है कि जब सेलर जो है वो गुड्स को सेल कर रहा है और जो बायर है वो उसको चेक दे रहा है, डैट मीन्स वहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब चेक जो है वो ऑनर्ड हो जाएगा तभी वो जो है गुड्स ऑनरशिप जो है वो बायर को मिलेगी। अगर इन केस जो डिसऑनर जो चेक है वो डिसऑनर हो गया तो उसको भी हम लोग जो अनपेड सेलर को जो है वो सेलर को हम लोग अनपेड सेलर ही मान के चलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना। सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 45 सिंपली सेज द टर्म सेलर इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन, इट इंक्लूड्स एनी पर्सन, एवरी पर्सन हु इज इन द पोजिशन ऑफ द सेलर एज फॉर इंस्टांस एन एजेंट ऑफ द सेलर। क्योंकि जो सेलर है अगर उसका एजेंट है तो उसको भी हम लोग सेलर ही मान के चलेंगे। टू हुम द बिल ऑफ लीडिंग हैज़ बिन एंडोर्स्ड और कंसाइनर और एजेंट हु हैज़ हिमसेल्फ पेड और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस। यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल है, ए जो है उसने बी को गुड्स सेल की एंड उसने ए ने जो है उसने अपने एजेंट सी को जो है वो गुड्स सारी दे दी। तो उन्होंने उनको कहा कि अगर जो बी है वो पेमेंट करता है तो आप उसको गुड्स दे देना। तो यहाँ पर बी को जो राइट जो दिए गए, सी को जो राइट दिए गए हैं इज़ द एजेंट ऑफ द सेलर। तो जो यहाँ पर सी है वो सेलर माना जाएगा। अगर वो पर्सन जो बी है अगर उसको पेमेंट नहीं करता, गुड्स ले जाता है, तो डेफिनेटली वो जो एजेंट है ही इज़ डीम्ड टू बी अ सेलर, और इस एक्ट के अंदर जो सेलर है वो अनपेड सेलर ही माना जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, जो हमारे लीगल इंसिडेंट्स हैं लीन के, वो यहाँ पर जो अनपेड सेलर है, अनपेड सेलर के लिए हमारे लिए सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है। एक, सेलर होना जो गुड्स सेल करेगा बायर को। मैं यहाँ पर ऑनरशिप की बात नहीं करता, ऑनरशिप हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो चुकी है बायर को, बट स्टिल बायर ने अभी पेमेंट नहीं की, तो वो अनपेड सेलर माना जाएगा। 46 सेक्शन क्या कह रहा है हमारा, अनपेड सेलर के राइट क्या हैं। 46 में जो अनपेड सेलर है डेफिनेटली उसके कुछ राइट्स भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि अगर उसको पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो कुछ कर नहीं सकता। ही हैज़ अ लीगल राइट, स्टैट्यूटरी राइट एज पर सेक्शन 46 इज कंसर्न। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर ऑफ द टाइम इन फोर्स, नॉटविथस्टैंडिंग दैट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स में बी हैव बीन पास टू द बायर। अगर प्रॉपर्टी जो है गुड्स की पास हो चुकी है बायर को, द अनपेड सेलर जो है, अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एज सच हैज़ बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ हैज़ द फॉलोइंग राइट। लॉ कहता है अगर ऑनरशिप गुड्स की ट्रांसफ़र हो चुकी है, इन स्पाइट ऑफ डैट की ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, जो अनपेड सेलर है ही स्टिल हैज़ फॉलोइंग राइट्स। द फर्स्ट राइट इज़ द राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स। अगर सेलर still if he is in possession of the goods, in spite of that he has transferred the ownership to the buyer, but still if he is in the possession of the goods he can hold the goods until the buyer has paid the amount। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज हमारे लिए। जो फर्स्ट राइट है वो राइट ऑफ लीन का राइट है।
तो जो सेलर है अगर उसने ट्रांसफ़र कर दी है प्रॉपर्टी, डेट मीन्स ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है बायर को, बट स्टिल अगर वो जो गुड्स है वो स्टिल इफ़ इट इज़ इन पोजेशन ऑफ द सेलर, तो वो सेलर जो है वो गुड्स की जो है वो पोजेशन देने से मना कर देगा कि भाई मैं तब दूंगा पोजेशन बायर को जब बायर पेमेंट करेगा। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, ए ने अपनी कार जो है बी को 1 लाख रुपीज़ में सेल कर दी और ए ने जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है कार का वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, बट स्टिल जो बी है वो कहता है कि ठीक है मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ये जो कार है वो आप अपने घर में ही रख लो। व्हाट हैपन, बाद में जो है बी उसने पेमेंट नहीं की, जो ए जो सेलर है वो रिफ्यूज़ कर सकता है तब तक जब तक जो बायर उसको पेमेंट नहीं कर देता, तब तक जो सेलर है वो जो कार को अपने पास रख सकता है। तो इस राइट को हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ लीन। सेकंड, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर जो इंसॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डैट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बायर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो सेलर है उसके पास राइट है, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। अगर गुड्स रास्ते में है, बायर को भी मिली नहीं है, बायर के एजेंट को भी मिली नहीं है, तो डेफिनेटली सेलर जो है उस कैरियर वाले को कह सकता है कि गुड्स वापस लेके मेरे पास आ जाओ। उस राइट को हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। रास्ते में ही गुड्स को रोक के अपने पास वापस ले जाने का अधिकार सेलर का होता है। बट ये जो अधिकार है, ये जो राइट है, ये ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी में है, अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है, नॉट अदरवाइज। द थर्ड राइट है, अगर डेफिनेटली बायर है वो पेमेंट नहीं करता विद इन अ रीजनेबल टाइम, देन द सेलर अंडर सेक्शन 46 हैज़ द राइट टू रीसेल द गुड्स टू थर्ड पर्सन after giving the notice to the buyer that if he would not pay the amount within a short period of time or within a reasonable time, then the seller will sell the goods to the third party। तो ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है, वो कर सकता है। सेकेंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 46 क्या कह रही है कि where the property in goods has not passed to the buyer, the unpaid seller in addition to do this other remedies, a right of withholding delivery similar to and co-extensive with the rights of lien and the stopping in transit where the property has passed to the buyer। अब लॉ कहता है कि अगर बायर को ट्रांसफ़र नहीं हुई, गुड्स हैज़ नॉट बीन पास टू द बायर, तो अनपेड सेलर के पास जो राइट्स हैं वो तो है ही हैं जो ऊपर हमने राइट किया, लेकिन उसके अलावा इन एडिशन टू दिस अदर रेमेडीज़, राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी, वो डिलीवरी करने से भी मना कर सकता है सिमिलर, एंड कोएक्सटेंसिव विद द राइट्स ऑफ लीन, वो उसके पास डेफिनेटली उसके पास लीन का अधिकार भी होगा, क्योंकि वो कहेगा कि मैं तो डिलीवरी आपको करूँगा ही नहीं क्योंकि अभी पास नहीं हुई गुड्स, तो डिलीवरी रिफ्यूज़ कर सकता है वो कि मैं डिलीवरी आपको नहीं दूंगा। एंड अलॉन्ग विद डैट वो राइट ऑफ लीन का अधिकार भी रखता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर वो किसी कैरियर को दे दी उसने कि गुड्स जो है बायर को दे दो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसके पास फर्दर राइट है कि वो जो है वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी कर सकता है। तो ये अभी ऑनरशिप लेकर पास नहीं हुई तो स्टिल ही हैज़ अ फॉलोइंग राइट। यहाँ पर जो लीन है उसके जो कुछ लीगल इंसिडेंट्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीगल इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले इंसिडेंट आता है कि राइट ऑफ लीन जो है वो लिंक्ड विद पोजेशन होता है, ना कि टाइटल। जिस पर्सन के पास पोजेशन है, मीन्स मैं यहाँ पर सेलर की बात कर रहा हूँ, अगर इफ़ द सेलर हैज़ इन पोजेशन ऑफ द गुड्स देन ही कैन यूज़ द राइट ऑफ लीन, नॉट अदरवाइज। अगर जो गुड्स हैं वो अगर बायर को दे दी या बायर को एजेंट को दे दी तो हाउ कुड ही यूज़ द हिज राइट ऑफ लीन। तो राइट ऑफ लीन कैन ओनली बी यूज्ड इफ द सेलर हैज़ इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फर्दर जो लीन जो है उसका लीगल इंसिडेंट अब ये भी है कि जो राइट ऑफ लीन है इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दोज गुड्स विच आर विद द सेलर। अगर सेलर ने 1000 बैग्स बी को सेल करने थे, 50 बैग्स वो सेल कर चुका है, तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग है वो उस पर राइट ऑफ लीन का अधिकार रख सकता है, बट कुछ शर्त है। कंडीशन ये है कि वो जो सेल है, जो पार्शियल सेल उसने कर दी है, डिलीवरी कर दी है, इट डज़ नॉट इंक्लूड द डिलीवरी ऑफ होल द गुड्स, अदरवाइज वो राइट ऑफ लीन का अधिकार उसका खत्म हो जाएगा। फर्दर मैं बात करूं जो राइट ऑफ लीन है वो तभी यूज़ किया जाता है अगर प्राइस बायर ने पे नहीं किया।
Only in that situation that seller has a right to hold the goods until the buyer had paid the amount. अगर फर्दर मैं बात करूँ जो लीन है जो वो पार्ट डिलीवरी पे भी एज आई सेड अर्लियर कि वो पार्ट डिलीवरी पे भी जो अप्लाई होती है राइट ऑफ लीन। तो अगर 100 बैग्स में से अगर 50 बैग्स भैया अगर बायर को दे दिए गए हैं या बायर के एजेंट को दे दिए गए हैं, अगर 50 बैग्स अभी बाकी हैं तो उन पे भी जो राइट ऑफ लीन का अधिकार जो है सेलर का एज इट स्टैंड करता है। तो ये प्लीज़ आप ध्यान में रखना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन यू सेक्शन 47 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अनपेड सेलर जो उसका राइट फर्दर एक्सप्लेन किया है इन बेटर सिचुएशन में। फर्दर इस एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ सेक्शन 46 राइट ऑफ लीन को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। 47 कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट जो अनपेड सेलर है हु इज़ इन पोजेशन ऑफ देम इज़ एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन। लॉ कह रहा है 57 में कि सेलर का राइट है कि वो उस गुड्स को अपने पोजेशन में होल्ड करके रिटेन करके रख सकता है अनटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस इन द फॉलोइंग केसेस। जब तक जो बायर है वो उसको अमाउंट जो है वो जो प्राइस है वो ट्रांसफ़र नहीं करता सेलर को, तब तक वो अपने पास रिटेन करके गुड्स रख सकता है। किन सिचुएशंस में? पहली सिचुएशन क्या है कि गुड्स जो हैं हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। भाई हमने उधार सेल नहीं की, बायर जो है वो उस गुड्स को उधार में लेके नहीं गया, क्रेडिट पे लेके नहीं गया। तो डेफिनेटली अगर वो कैश ले गया तो ही हैज़ टू पे। अगर उसने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं कल आपको सेंड कर दूंगा जो पैसा है प्राइस है वो मैं अकाउंट में डाल दूंगा, अगर उसने अकाउंट में नहीं डाला तो डेफिनेटली राइट का जो सेलर का राइट है वो उसको यूज़ कर सकता है राइट ऑफ लीन का। सेकंड पॉइंट, अगर वो जो सेलर है उसने गुड्स जो है उधार में सेल किए हैं, क्रेडिट पे सेल किए हैं, तो लेकिन जो सेलर है उसने कुछ जो टाइम फिक्स किया था और विद इन डैट टाइम जो है वो बायर ने उसको पेमेंट नहीं की और स्टिल जो सेलर है वो इफ़ इज़ इन पोजेशन ऑफ डैट गुड्स, तो उस केस में जो सेलर है वो राइट ऑफ लीन का अधिकार यूज़ कर सकता है। थर्ड, विद अ बायर बिकम इंसॉल्वेंट। अब बात खत्म, अगर इंसॉल्वेंट ही हो गया तो भाई हम लोग क्यों आपको गुड्स डिलीवर करेंगे? तो राइट ऑफ लीन का राइट तो मेरा अधिकार जो है वो सेम एज इट स्टैंड करता ही करता है। तो सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 47 क्या कह रहा है? द सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन नॉटविथस्टैंडिंग दैट ही इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट or bailiff for the buyer. It doesn't matter that in which position the seller has hold the goods, whether he is the agent of the buyer, whether he is the bailiff for the buyer who holds goods under the instruction of the buyer, it doesn't matter. The simple thing which is important in this section is that the seller is in possession of the goods. If he is in possession, that means he has a right to use the right of lien against those goods which are is in his possession. Important. Section 48 simply says that delivery की बात कर रहे हैं, पार्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं। एज आई सेड अर्लियर कि भाई पार्ट डिलीवरी है, मैंने 100 बैग्स जो हैं उसमें से अगर 20 बैग्स मैंने वीट के बायर को सेंड कर दिए तो भाई 80 जो है वो भाई मेरे पास पड़े हैं, तो मैं पार्ट डिलीवरी क्यों करूँगा उसको? उस पर मैं राइट ऑफ लीन का अधिकार रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने 20 बैग्स को नहीं, मैंने सारी की सारी होल डिलीवरी कर दी, मैंने कह रही है सारी की सारी अब डिलीवरी तेरी है, चाहे तू 10-10 करके लेके जा बैग्स, चाहे 15-15 करके लेके जा, चाहे 100 बैग्स इकट्ठे ले जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैट मीन्स अगर मैं वो 20 बैग्स डिलीवर कर रहा हूँ तो इट इंक्लूड्स द डिलीवरी ऑफ होल द गुड्स। इन डैट सिचुएशन द सेलर कैन नॉट यूज़ हिज राइट ऑफ लीन इन स्पाइट ऑफ डैट द गुड्स इज इन पोजेशन, वो राइट यूज़ नहीं कर सकता। तो सेक्शन 48 सिंपली सेज दैट वेयर एन अनपेड सेलर हैज़ मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स ही मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन ऑन द रिमाइंडर अनलेस such part delivery has made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien। अगर वो राइट वेव कर रहा है तो बात खत्म हो गई। अगर सेलर अपना राइट यूज़ नहीं करना चाहता, इफ ही वांट्स टू वेव हिज राइट, दैट मीन्स दैट ही कैन नॉट यूज़ द राइट ऑफ लीन अगेंस्ट दोज गुड्स विच आर इज इन पोजेशन, ही कांट यूज़। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्दर जो 49 सेक्शन है वो टर्मिनेशन ऑफ लीन की बात कर रहा है। जो लीन का अधिकार जो है सेलर का वो कब ख़त्म हो जाएगा? व्हेन द राइट ऑफ लीन इज टर्मिनेटेड। फर्स्ट, व्हेन ही डिलीवर्स, ही मीन्स द सेलर, व्हेन द सेलर डिलीवर्स द गुड टू अ कैरियर और अदर बेली। अगर दूसरे बेली को या कैरियर को उसने सेलर ने गुड्स दे दी
for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods. अगर goods seller ने buyer को दे दी और उसमें कोई भी अधिकार अपना नहीं रखा कि भाई मैं उसको रास्ते में स्टॉप कर सकता हूँ, इफ़ ही डू नॉट रिटेन दैट राइट, दैट मीन्स जो लीन का अधिकार है वो ख़त्म हो जाता है. सेकंड, अगर बायर जो उसका एजेंट है वो सेलर या उसके कैरियर से वो पोजेसन ले लेता है गुड्स की, भाई अगर पोजेसन ही मिल गई बायर को तो डेफिनेटली सेलर के पास तो कुछ रहा ही नहीं. तो अगर सेलर के पास पोजेसन ही नहीं है तो वो राइट ऑफ लीन का अधिकार यूज़ ही नहीं कर सकता. बाय वेवर देयर ऑफ. थर्ड पॉइंट, अगर सेलर खुद ही अपना राइट वेव कर देगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है सेलर के पास रखने के लिए. तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान में रखना. सेकेंड सब क्लॉज ऑफ सेक्शन 49 सेज the unpaid seller of goods having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods. ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अगर सेलर ने कोर्ट में केस करके डिक्री ले ली कि भाई जिसमें अगेंस्ट बायर जो जजमेंट पास की गई कि जजमेंट डेटर को कहा कि भाई आप इसको प्राइस जो है गुड्स की वो आप दो सेलर को, द डिक्री in favor of the seller does not mean that the unpaid seller cannot use his right of lien. It does not lose his right. उसका राइट ख़त्म नहीं हो जाता कि उसके फेवर में डिक्री आई जी बायर के अगेंस्ट. इन स्पाइट ऑफ दैट डिक्री ही कैन यूज़ हिज राइट. ध्यान में रखना इसको. तो गाइज एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये भी है कि इफ द सेलर रीगेन पोजेसन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कैरियर बाय एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ स्टॉपेज की बात कर रहा हूँ. अगर स्टॉपेज करके उसने अपना अधिकार वापस ले लिया, गुड्स जो थी उसको दी थी सेलर को, सेलर ने बायर को दी थी, ठीक है, थ्रू कैरियर उसको सेंड की गई, लेकिन रास्ते में ही जो सेलर ने राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार यूज़ किया गया और पोजेसन जो है वापस सेलर के पास वापस आ गई. अब ये इंपॉर्टेंट है कि इफ द सेलर रीगेन पोजेसन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कैरियर बाय एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, हिज लीन राइट रिवाइव्स ऑटोमेटिकली. उसका राइट ऑफ लीन का जो राइट है वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि पोजेसन उसके पास है, अभी वापस आ गई. तो ये इंपॉर्टेंट है. बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और बात है कि इफ़ ही टेक्स बैक द गुड्स फ्रॉम द कैरियर फ्रॉम एनी अदर पर्पस, लेकिन अगर जो सेलर है उसने वो गुड्स वापस मंगवा ली किसी और पर्पस के लिए, तो भाई आप राइट ऑफ लीन यूज़ नहीं कर सकते. एक हमारे पास केस था इसमें, वेल्पी वर्सेस गिब्सन. यहाँ पर क्या हुआ था, गुड्स जो थी वो डिलीवर की गई थी बायर के शिपिंग एजेंट को, हु हैड पुट दैम ऑन बोर्ड अ शिप. वहाँ पर शिप में लोड कर दी गई, बट गुड्स जो थी वो रिटर्न कर दी गई सेलर को कि भैया आप इसको रीपैकिंग करो. तो बायर ने उसको वापस कर दी रीपैकिंग के लिए. तो यहाँ पर जब उसको रीपैकिंग की जो शुरुआत थी वो स्टार्ट होने लगी, जब सेलर वो उसको रीपैक करने की जो प्रोसेस में था, और इसी टाइम जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. अब बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो सेलर है उसने अपना राइट ऑफ लीन का यूज़ कर लिया राइट. तो बायर जो है वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो गुड्स हैं वो आप उसको वापस की गई थी किसी और पर्पस के लिए, रीपैकिंग के लिए, इसलिए आप उसके अधिकार जो राइट ऑफ लीन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी थी. बायर जो था उसके पोजेसन में वो गुड्स चली गई थी और उसको आपने वापस ली. जब बायर ने आपको वापस दी गुड्स जस्ट फॉर द पर्पस कि उसको रीपैकिंग कर दो, तो इसलिए आप इस अधिकार को यूज़ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जो कोर्ट था उसने सिर्फ एक सिंपल सा जो रीज़न दिया कि इफ द बायर वंस ऑब्टेन द पोजेसन ऑफ गुड्स, अगर एक बार बायर ने गुड्स की पोजेसन ले ली तो जो राइट ऑफ लीन है जो सेलर का वो ख़त्म हो जाएगा. एंड सच अ राइट इवन कैन नॉट बी एक्सरसाइज, की अगर सेलर को वापस भी मिल जाती हैं वो गुड्स, इन स्पाइट ऑफ डैट जो है वो राइट गुड्स के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकता. ये केस था एडुलिजी वर्सेस केफ जोहन ब्रॉस का केस था. मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ डाल दूँगा, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है जी. तो 47 में क्योंकि राइट ऑफ गुड्स को स्टॉप करने के जो ए पॉइंट है वो भी दिया गया था कि ठीक है जी, तो आप रास्ते में गुड्स को रोक के आप स्टॉपेज करके आप अपना राइट यूज़ कर सकते हो.
तो अगर मैं वेवर की बात कर रहा हूँ 49 सेक्शन में, क्योंकि सी पॉइंट वेवर का था, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एन एम्प्लाइड वेवर जो है टेक प्लेस व्हेन द सेलर अलाउज अ पीरियड ऑफ क्रेडिट टू द बायर। भाई अगर क्रेडिट जो सेलर है उसने क्रेडिट पे वो गुड्स दिए हैं, तो इम्प्लाइडली इसका मतलब क्या होगा कि राइट ऑफ लीन वो यूज़ ही नहीं कर सकता। अगर राइट ऑफ लीन यूज़ नहीं कर सकता तो बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लाइडली मतलब क्या है कि जो सेलर ने बायर को टाइम दे दिया, तो इसलिए वो टाइम विद इन दैट टाइम तो बिल्कुल भी जो सेलर है राइट ऑफ लीन यूज़ कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। सो इसके एक फर्दर एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर जो डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स बाय द बायर, अगर बायर ने जो गुड्स वो डिस्पोज ऑफ कर दी तो टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ए ने बी को गुड्स जो है वो दे दी, तो अगर बी इसको डिस्पोज ऑफ कर देता है तो क्या राइट ऑफ लीन यूज़ कर सकता है सेलर या नहीं, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स बाय द बायर जब करता है तो क्या सेलर राइट ऑफ लीन का राइट यूज़ कर सकता है कि नहीं। इसमें है कि अगर द अनपेड जो सेलर्स राइट ऑफ लीन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स बाय द बायर। ए ने गुड्स बी को दे दी, सेल कर दी, स्टिल लाइक मैं एग्जांपल पहले वाला दे रहा हूँ, ए ने अपनी कार बी को सेल कर दी 1 लाख रुपीज़ में, और उसको आरसी जो थी कार की मीन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया। बी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, आरसी मिल गई, उसने वो जो कार है वो फर्दर सी को सेल कर दी, बट स्टिल पोजेशन अभी ए के पास ही है गुड्स का। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है इस केस में, जब बायर पेमेंट नहीं करता, तो इंस्पाइट ऑफ की जो बायर है उसने वो जो गुड्स है वो डिस्पोज ऑफ कर दी थर्ड पार्टी को, इंस्पाइट ऑफ डैट जो राइट ऑफ लीन है उसका राइट जो है सेलर का वो बनता ही बनता है, तो वो राइट ऑफ लीन यूज़ कर सकता है। तो इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 49 तक हमने ये सेक्शन कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग जो है फर्दर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के रिगार्डिंग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। गाइस प्लीज़ आप देखते रहना, और अप टू सेक्शन 49 अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन में भी कभी का क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं, मेन में जुडिशरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।